हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा सृजन उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा है और उसी में जो पहला वीक ख़त्म हुआ था उसमें हम लोग ने 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा था। और सेकेंड वीक में, और जो कि उसकी वीडियो आपको यूपीएससी हिंदी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगी, और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम चैनल जो कि यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी होगी, और आप यहाँ भी चाहें तो ऐसे टाइप कर देंगे UPSC_in_Hindi1 तो भी आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जो आज दूसरा वीक था उसमें हम लोग ने निबंध का टेस्ट रखा है, और निबंध में आज जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी का एक पुराना पेपर 2016 या 2014, शायद 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए। और देखेंगे निबंध का जो टॉपिक है वो है साइबर स्पेस एवं इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप, ठीक है। और शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में देख सकते हैं, 2019 की जो सिविल सेवा परीक्षा हुई है उसमें मैं हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, और इसी दौरान मेरे एस्से में मार्क्स 131 थे, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं थे तो बहुत कम भी नहीं थे, ठीक है। तो आज जो हम लोग बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे, देखिए पूरे फॉर्मेट में करेंगे। जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें भी आपको कुछ कुछ ऐसी स्पेसेस मिलती है, ठीक है, और प्रॉपर देखने का प्रयास करेंगे कि हमें ऐसे कैसे लिखना चाहिए। पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या कॉमन एरर होती हैं, ठीक है, क्या क्या एरर होती है, ऐसे की फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और देखेंगे कि हम लोग को कैसे समय, जो टाइम मैनेजमेंट है, इसीलिए मैं ऐसे में कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, वो ऐसे में आपको कैसे करना है। तो ये आज का हमारा जो डिस्कशन होगा उसकी थीम यही होगी। पहले हम देखेंगे क्या क्या एरर हो सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे की डिमांड क्या है इसको देखेंगे। दूसरा देखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कैसे ऐसे की स्टार्टिंग करनी है, क्या सीधे क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना शुरू कर देना है, या कैसे सोचना है, क्या क्या सोचना है, इसको देखेंगे, यानी फॉर्मेटिंग करेंगे। फिर देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी फॉर्मेटिंग में दिक्कत ना है, और 1.5 आवर लगभग मान के चलिए, यानी 90 मिनट के अंदर आपको ऐसे कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते हैं। यूपीपीसीएस में आपको 3 घंटे में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग इसको डिवाइड करने का आज प्रयास करेंगे, किस तरीके से इसमें काम किया जाए, क्या क्या पक्ष होने चाहिए, क्या क्या विपक्ष होने चाहिए, सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी हिंदी कई प्रोग्राम चला रही है, और मेंस आंसर राइटिंग का जो हम लोग आप देख ही सकते हैं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो मुख्य परीक्षा के लिए सृजन उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा है दैनिक, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी दिवाली ऑफर भी आया, डिस्काउंट आया है, तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है 9711143850 इस पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ने प्रारंभिक परीक्षा भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों के लिए भी हम लोग ने प्रोग्राम शुरू किया। आप देख सकते हैं बहुत सारे टेस्ट और ये सब है, इसकी पीडीएफ आपको, आप चाहें तो ये जो टेस्ट है, जितने भी इसके शेड्यूल है, क्या क्या है, क्या क्या ऑफर है, इन सब के बारे में आपको पता करना है, तो आप जो हमारा ये नंबर दिया है यहाँ पर दोनों, इस पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके इस चीज़ों को पता कर सकते हैं। और इसके जो पहला ओपन टेस्ट है वो सबके लिए फ्री है, 10 नवंबर को यूपीएससी का फ्री टेस्ट है, और यूपीपीसीएस का टेस्ट 22 नवंबर को फ्री है, तो इसे अवश्य दें, ठीक है। और इसकी जो खास बात मैं आपको बता दूं कि प्री में चयनित जो लोग प्री में बहुत नंबर आए हैं उन लोग के द्वारा ये पेपर बनाया जा रहा है, ताकि जो प्री का अप्रोच है वो सही डिसाइड हो सके। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अब हमको कैसे करना है, ठीक है, कैसे हम लोग को इसका आंसर लिखना है। तो देखिए प्रश्न एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे वापस, ठीक है। साइबर स्पेस एवं इंटरनेट, ठीक है, दीर्घकाल में मानव सभ्यता हेतु अभिशाप या वरदान, यही है क्वेश्चन, अभिशाप या वरदान, ठीक है। ये कुछ प्रश्न है, हालांकि कभी भी इसके इधर मत जाइएगा, जैसे मैं इसको इधर इसलिए ऐसे कर देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है जो कॉमन एरर एक होती है, ठीक है, एक कॉमन एरर होती है कि इस भाग में लिखा हुआ है कि इस भाग में कुछ ना लिखें, लोग यहाँ भी एक्सटर्नली कुछ कुछ लिख के आते हैं, तो वो कभी गलती नहीं करनी, इसके पेनल्टी मार्क्स होते हैं। आप देखेंगे यूपीएससी की वेबसाइट पे क्लियर लिखा हुआ है कि आप इस हाशिए में लिखेंगे तो आपके पेनल्टी मार्क्स लगेंगे, ठीक है, तो आपको जितने नंबर मिले उसमें से कटौती हो जाएगी, तो ये गलती कभी नहीं करनी है। अब इस प्रश्न को एक बार पढ़िएगा, बोला है साइबर स्पेस है कुछ और इंटरनेट है, ये दीर्घकाल में मानव सभ्यता हेतु अभिशाप है या वरदान है, ठीक है। तो देखिए जो बात बता दूं, ऐसे होता है, ऐसे हमेशा सबका अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव है, ठीक है, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है, तो सबके पास बहुत ही अलग अलग इसमें विचार आते हैं, अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, और अलग अलग थीम भी। जो प्रश्न है ना, प्रश्न का समझ भी सबका अलग अलग होता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ स्ट्रक्चरिंग लेता है।
लेकिन इतनी सब्जेक्टिविटी के बाद कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग कॉमन इसमें से पकड़ सकते हैं, इसमें से कॉमन निचोड़ सकते हैं और वो अपना यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम आंसर लिखने में, ठीक है। और हर ऐसे में ही हम ऐसे करेंगे। तो जैसे मैं एक बात बताऊं कि जैसे अभी हम तो पहले देख लेते हैं कि 90 मिनट है आपके पास एक ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। यूपी पीसीएस में आपके पास 60 मिनट ही है, तो इसको कैसे करना है? तो देखिए, आप पहले 30 मिनट निकाल लीजिए अलग, 60 मिनट रख लीजिए अलग, ठीक है। 90 मिनट को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से यूपी पीसीएस में आपको क्या करना है, 20 मिनट अलग कर लेना है, 40 मिनट अलग करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है आपकी 600 से 800, यूपी पीसीएस में यही होती है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे मुझे जहाँ पता है यही होती है। यहाँ पर आपकी वर्ड लिमिट जो होती है यूपीएससी में वो होती है आपकी 1000 से 1200, ठीक है। 1000 से 1200 शब्द होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। कम लिखेंगे तो अटेगा नहीं और ज़्यादा लिखेंगे तो पेनल्टी कटेगी, सीधी बात है। ज़्यादा नहीं लिखना होता है यूपीएससी में, है ना, सीधे सीधे पेनल्टी कटती है। तो इतने शब्द में आपको लिखना है। अब इसको समझिए एक बार, 30 मिनट जो अलग किए उसमें क्या करना है, आपको पूरी स्ट्रक्चरिंग करनी है, पॉइंट सोचने हैं। ये पॉइंट आएगा मेरे दिमाग में, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, है ना, अगर मैं मोटा मोटा हेडिंग देखूं, प्रश्न को पहले समझता हूं, तो मैं मोटा मोटा हेडिंग क्या देख रहा हूं, अभिशाप भी चर्चा करनी है, कुछ वरदान भी चर्चा करनी है कि दीर्घकाल में साइबर स्पेस अभिशाप भी बन सकता है, वरदान भी बन सकता है। क्या है, आपको ये बात बतानी है। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट सोचूंगा। जैसे मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं 2 टुकड़ों में लिख लूंगा कुछ पॉइंट। अभी जस्ट मैं स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। अभिशाप लिख लूंगा एक जगह लिख लूंगा वरदान। चाहे ऊपर अभिशाप लिख दीजिए ऐसे, यहाँ पर एक रफ पेज जो आपको पीछे मिलता है वहां पर इसका यूज करिए, यहाँ पर लिख दीजिए वरदान। अब वरदान के कुछ कुछ पॉइंट सोच लीजिए, ठीक है। वरदान के जैसे ई कॉमर्स, है ना, जैसे आप ऐसे समझिए टेली लॉ, जो आपके दिमाग में आ रहा है, टेली लॉ, टेली शिक्षा, है ना, गरीब वंचित वर्गों के लिए किस तरह से वरदान हो जाएगा दीर्घकाल में बिजनेसमैन्स के लिए किस तरह से वरदान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आप जो रैंडम आपके पास पॉइंट्स, कुछ स्कीम्स, जो जो चीज़ें आ रही हैं आप लिखते जाइए। अभी इसका स्ट्रक्चरिंग मत सोचिए, अभी पॉइंट्स लिख दीजिए, जो भी दिमाग में है जल्दी जल्दी नोट डाउन, जॉट डाउन कर दीजिए। अभिशाप में ऐसे ही सोच लीजिए जैसे निजता के अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। ऐसे कुछ भी, मतलब जो आपके दिमाग में आ रहा है कि डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर देगा, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट आप यहाँ पर लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ये काम आपको कर लेना है मैक्सिमम 15 मिनट में। 15 मिनट में ये काम आपको निपटा देना है, ठीक है। यूपी पीसीएस में ये काम आपको 8 से 10 मिनट में निपटा देना है, ठीक है। 8 से 10 मिनट में यूपी पीसीएस में निपटा देना है। यूपीएससी में आपको 15 मिनट में निपटा देना है, मैक्सिमम 15 मिनट में ये काम जो हम लोग सोच रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो लिखते जाना है, ठीक। अब क्या करना है आपको, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा वो हमें क्या करना है, हमें इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं 2 बार से लिख रहा हूं एग्जाम और मेरा ये काम हो जा रहा है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर लिख लेना है, एक बार रफ प्रॉपर आप क्या लिखना चाहते हैं वो लिख लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप पहले एक बार प्रश्न को समझते हैं, तब ये चीज़ तभी आगे समझ में आएगी। जैसे प्रश्न कह रहा है कि दीर्घकाल में, ठीक है, साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घकाल में मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है या वरदान है, ऐसा पूछ रहे हैं। यानी आपको यहाँ पर एक स्टैंड लेना है, बोल रहा है आपको एक स्टैंड लेना है, बताना है कि यार ये अभिशाप है कि वरदान है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्योंकि यूपीएससी एक्सपीरियंट और वी आर पॉजिटिव पर्सन, हम क्या करना है, हमें बताना है कि हम मान के चलेंगे कि वरदान है। हमें ये निश्चय, हमें जो कंक्लूजन होगा, यानी हमारा कंक्लूजन फिक्स है, यानी हमारा कंक्लूजन फिक्स है कि हम जनरली पॉजिटिव रहेंगे तो हम बोलेंगे कि वरदान है, ठीक है। तो इस तरह का वरदान है, कुछ कंक्लूजन आप लिख लीजिए, ठीक है। अब बताएंगे कि डिजिटल इंडिया मिशन ये सब करके ये वरदान है और वरदान बनेगा। आपको इस बात पे दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है कि दीर्घकाल में वरदान ही रहना है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप कुछ इसका बना लीजिए पहले से। तो अब आप जब ये सोच लेंगे वरदान है, तो आप क्या करेंगे, कुछ कुछ यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन कितने शब्द में, लगभग 50 से 100 शब्द में आप लिख लेंगे कंक्लूजन, ठीक है। 50 से 100 शब्दों में कंक्लूजन लिख लेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कई लोग कविता के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। कई लोग स्टोरी, जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है, मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन स्टोरीज के थ्रू लिखता हूँ, दूसरे क्वेश्चन कविता या फिर कुछ आप कह सकते हैं कुछ डाटा के साथ, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ एग्जाम में। तो अब देखिए, है ना, तो ये 2 तरीके, मैं 2 क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 तरीके सेलेक्ट करना चाहिए, जनरली थोड़ा सा वेरिएशन देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपने स्टोरी सोची या कविता सोची, तो इसको रफ फॉर्मेट में प्रॉपर लिख लेंगे। ये काम कर लेंगे आप शुरुआत में ही। तो जो अब 15 मिनट के बाद जो 15 मिनट बचे, उसमें आपको 2 काम करना है। एक प्रॉपर रफ स्केच लिख देना है इंट्रोडक्शन का, ठीक है, इंट्रोडक्शन का रफ स्केच लिख देना है। उससे क्या होगा,
इसके लिए मान लीजिए आप 7 से 8 मिनट। इसके लिए क्या होगा, जब आप लिखने बैठेंगे ना असली क्वेश्चन, तो आपको सीधे क्या करना है, यही का यही उठा के छाप देना है। जैसे यहीं पे मान लीजिए मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, और देखिए सबसे बड़ी बात मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लो होता है ऐसे में, फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इवन ऐसे के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो यूपीएससी हिंदी का ये जो यूट्यूब चैनल है, इसमें आप देखेंगे कि मैंने 8 से 10 वीडियो ऐसे पे प्रॉपर बना रखे हैं। तो अगर आप पहली बार ऐसे लिख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप वो पुराने वीडियोस देख डालें। इसमें बेसिकली हमारा उद्देश्य है टॉपिक समझना, कैसे ऐसे लिखना है वो समझना है। ठीक है, तो वो 8-10 वीडियो आप देखिए, फिर इसको देखिए, तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। अगर आप ऐसे बिगिनर हैं, अगर आपने 1-2 बार लिखा है तो सीधे यहाँ पे समझते हैं। तो मैं आपको जो सजेशंस दे रहा हूँ उसको इम्प्लाई करके देखिएगा, क्योंकि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। और आपने इंट्रोडक्शन लिखने में अगर कहीं काटम कुटी कर दी है ना, कहीं फ्लो बिगाड़ दिया, कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया, तो वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही बैड इंपैक्ट डालेगा। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि शॉर्ट में इंट्रोडक्शन 7.5 मिनट में 125 से 30 शब्द का लिख लीजिए। इससे ज़्यादा बड़ा मत करिएगा, 125-30 शब्दों का इंट्रोडक्शन एक बार लिख लीजिए, है ना। कंक्लूजन भी लिख लीजिए, ताकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कुछ कटम कुटी, कुछ मिक्सचर, कुछ फालतू की बातें ना हो जाए जो आप नहीं चाहते थे लिखना, जो आपको बाद में लगे कि अरे पछतावा हो गया। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके वहीं पर, ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन सीधे छाप देना है और कंक्लूजन सीधे छाप देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम भी नहीं लगेगा, जब आप वो जो बचे हुए 60 मिनट जब यूज़ करेंगे। अभी मैं यूपीएससी ओरिएंटेड हो जाता हूँ, ठीक है, फिर यूपीपीसीएस में इसी के रेशियो में आपको चीज़ें कम कर लेनी है, कुछ और नहीं करना है, क्वेश्चन सेम रहेगा, रेशियो में चीज़ें कम कर लेनी है। तो देखिए आपने ये चीज़ें सीधे वहाँ पर उठा के कट पेस्ट कर देनी है, तो इससे मिस्टेक्स नहीं होंगी, खास करके इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है। अब इंट्रोडक्शन कैसा हो उस पर एक बार देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बताया कि कई अलग अलग तरीके का इंट्रोडक्शन हो सकता है। जैसे स्टोरीज हो सकती है, कई लोग कवि होते हैं, वो लोग कविता लिख सकते हैं, ठीक है, कई लोग कुछ आंकड़े लिख सकते हैं, है ना, कुछ आंकड़े लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इंडेक्स यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, है ना, या फिर कोई स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा डेटा इज न्यू ऑयल, मुकेश अंबानी ने बोला था, ठीक है, डेटा इज न्यू ऑयल। तो आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी यूज करके इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हैं। डेटा क्या है, सीधे भाई साइबर स्पेस और इंटरनेट से ही तो जुड़ा है ना। और क्या बोला, यही बोला दीर्घ काल में मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है या वरदान है। और हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, हम यही बताएंगे कि वरदान है। कंक्लूजन यही रहेगा, चर्चा दोनों की करेंगे। अभी देखते हैं हमें अभी जो मेन बॉडी है वो कैसे लिखना, पहले उससे पहले हम लोग ये चीज़ें लाइन से करते जाते हैं, ठीक है। तो डेटा इज न्यू ऑयल, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख के आप बता सकते हैं कि देखिए ऑयल भी दीर्घकाल में मानव सभ्यता के लिए वरदान ही रहा है ना। उसी तरीके से ये डेटा जो नया ऑयल बन रहा है, ये भी मानव सभ्यता के लिए कुछ वरदान होने वाला है, और ऐसे समथिंग कुछ लिखेंगे आप, है ना। तो ये बात आप इंट्रोडक्शन में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा इंट्रोडक्शन में वो दिखाता हूँ आपको, वो चर्चा करता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। आप अपने बहुत सारे इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, आप अलग अलग उसको सोचिएगा, ठीक है। उसके पहले अब क्वेश्चन की थोड़ी थीम समझिए, है ना। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको एक एक करके आगे बढ़ते जाता हूँ ताकि फ्लो ना बिगड़े। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन पे बात कर ली, है ना। अब मेन बॉडी पे बात करेंगे, मेन बॉडी, ठीक है। अब देखिए मेन बॉडी, ऐसे क्वेश्चन से बहुत वैरायटी हो सकती है, मतलब आपके पास हजारों पॉइंट आ सकते हैं दिमाग में। अब उन पॉइंट्स को अरेंज करना, जो मेन प्रॉब्लम होगी वो अरेंज कैसे करें। जो मैंने बोला कि शुरू के जो 15 मिनट आपको जस्ट टिंकरिंग करना है, दिमाग में थिंकिंग करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। तो वहाँ पे आपने बहुत सारे पॉइंट सोच लिए होंगे कि ये स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, ये प्रॉब्लम इंटरनेट की दिख रही है, वो प्रॉब्लम इंटरनेट की दिख रही है, इंटरनेट ऐसे सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, वो चीज़ें आपने लिख ली यहाँ पे। अब आपको दो चीज़ ध्यान देना है। एक चीज़ ये कि प्रश्न वापिस पढ़ना है। जब आपने पॉइंट सोचे थे कि पॉइंट सेम होंगे, लिखने का तरीका ही अलग अलग होगा, तो आप प्रश्न वापिस पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न में एक चीज बोल रहा है कि दीर्घ काल में मानव सभ्यता हेतु अभिशाप या वरदान, दीर्घ काल की बात कर रहा है, ना कि तत्काल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल भले ही वर्तमान के देंगे, भले ही वर्तमान के एग्जाम्पल से बताएंगे कि देखिए इंटरनेट ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन एक लाइन जरूर ऐड करेंगे कि दीर्घ काल में इसीलिए ये वरदान बन सकता है, इसीलिए वरदान बनेगा, सकता नहीं है, बनेगा, इसी कारण इसके वरदान बनने की क्षमता है, इसी कारण इसके। तो दीर्घकाल शब्द का बार बार 1-2 बार यूज करते रहिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने फ्लो नहीं तोड़ा है और आप बिटवीन द लाइन है, मतलब ठीक है। क्योंकि देखिए दीर्घकाल में वरदान है, वो कैसे आप बताएंगे, वर्तमान के उदाहरण से ही बताएंगे, है ना, वर्तमान के उदाहरण से ही बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको बताना है कि दीर्घकाल में वरदान है या अभिशाप है, तो आप वर्तमान के एग्जाम्पल से कोट कर करके बताएंगे, ठीक है। वर्तमान अभिशाप भी जैसे है, जैसे मैं बात करूं अभिशाप भी है, तो आप अभिशाप भी ऐसे लिखेंगे कि इनकी रिपोर्ट के अनुसार, चाहे आपको कोई रिपोर्ट याद है, इंडेक्स याद है, तो आप प्रॉपर बताएंगे कि इनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनेट और साइबर स्पेस क्या करेगा, डिजिटल डिवाइड को बढ़ाएगा,
आप प्रॉपर बताएंगे कि साइबर वॉर को जन्म दे रहा है, साइबर वॉरफेयर को जन्म दे रहा है, ठीक है। आप प्रॉपर बताएंगे कि निजता के उल्लंघन को जन्म दे रहा है ना, दीर्घकाल में निजता के उल्लंघन को और बढ़ा देगा। जितनी IoT जैसी चीज़ें हैं, डेटा चोरी, डेटा स्थानीकरण, ये सारे जो मुद्दे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर वहाँ पे बताएंगे। लेकिन आपका जो थीम रहेगा कि दीर्घकाल वाली जो थीम है, जो प्रश्न की डिमांड है कि दीर्घकाल में ये कैसा है, तो दीर्घकाल वाली थीम आपको दिमाग में ये रखनी पड़ेगी, इसको छोड़ के नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें आपको ये समझ जानी चाहिए कि भाई हमें ये काम करना है, इसको ऐसे छोड़ के ऐसा नहीं है कि हमको भटक जाना है, ठीक है। मेन बॉडी में ही है। अब मेन बॉडी लिखना कैसे वो भी एक बार देखते हैं, ठीक है ना। मेन बॉडी कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो देखिए, मेन बॉडी लिखने के 2 तरीके हैं। जो अभिशाप और वरदान है, या तो आप ऐसे लिखिए, व्यक्ति, ठीक है, परिवार, समाज, है ना, राष्ट्र, विश्व, है ना। इस तरीके से आप स्फीयर बना सकते हैं कि व्यक्ति के लिए अभिशाप वरदान। आप बताइए कि व्यक्तिवादी लोगों के लिए अभिशाप वरदान कैसे है, परिवार के लिए अभिशाप वरदान कैसे है। जैसे मैं परिवार के लिए एक वरदान की बात करूं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, लोगों को जोड़ दिया है। तो संयुक्त परिवार आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप फैमिली चलते हैं, फैमिली टेलीग्राम चैनल्स चलते हैं, ठीक है। तो लोगों को जोड़ा है, सोसाइटी को कनेक्ट का काम किया है, कनेक्टिंग इंडिया का काम किया है, कनेक्टिंग सोसाइटी का काम किया है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो ये आप बता सकते हैं। इसी तरीके से समाज आप बता सकते हैं कि समाज पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कि जागरूकता बढ़ाई है, ठीक है ना। आप इसमें अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं कि ई-कॉमर्स आदि से, है ना, सुधार हुआ है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्र के तौर पे बता सकते हैं कि भारत एज अ राष्ट्र किस तरीके से इंटरनेट ने मदद की है चीज़ों को फैलने में, भारत के ट्रेड डेवलपमेंट में किस तरीके से इंटरनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको आप बता सकते हैं। मतलब वरदान किस तरीके से बनेगा वो बता सकते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे कई सारी, आपने अरब स्प्रिंग सुना होगा, तो अरब स्प्रिंग में इंटरनेट का क्या योगदान था। अभी वर्तमान में जो अम्ब्रेला स्प्रिंग ये सब चल रही है, अम्ब्रेला क्रांति, तो कुछ इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल ले लेके ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग करने का। तो व्यक्ति के स्तर पर सकारात्मक नकारात्मक, है ना, यानी अभिशाप वरदान दीर्घकाल में कैसे बनेगा वो चर्चा करनी है आपको। परिवार के स्तर पर दीर्घकाल में अभिशाप वरदान क्या क्या है उसके पॉइंट्स चर्चा करने हैं। समाज के स्तर पर चर्चा करने हैं, राष्ट्र के स्तर पर चर्चा करने हैं, और इसके स्तर पर चर्चा करना है। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका जो है, जो कि मैंने यूज किया है इस क्वेश्चन में, मैंने क्या यूज किया है, मैंने यूज किया सिंपल कि सामाजिक रूप से, ठीक है, अभिशाप या वरदान, अभिशाप के पॉइंट, ठीक है, सॉरी पहले वरदान के पॉइंट लिखिए, ज्यादा अच्छा है, वरदान के पॉइंट, सामाजिक रूप से अभिशाप के पॉइंट, ठीक, ऐसे लिखिए सीधे। प्रशासनिक रूप से वरदान के पॉइंट, अभिशाप के पॉइंट। आर्थिक रूप से, यहीं पे लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में, आर्थिक रूप से वरदान के पॉइंट, अभिशाप के पॉइंट। राजनीतिक रूप से, ठीक है, अभिशाप के पॉइंट, वरदान के पॉइंट। मानवाधिकारों के लिए, ठीक है, मानवाधिकारों के लिए अभिशाप के पॉइंट, इसके पॉइंट। तो मैंने इस तरीके से हेडिंग डाल के, जैसे बहुत सारे और हेडिंग बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे पर्यावरणीय रूप से, ठीक है, पर्यावरणीय रूप से क्या है, अभिशाप के पॉइंट, वरदान के पॉइंट। तो ये भी तरीका एक है लिखने का। तो 2-3 तरीके से आप इस चीज को सीख सकते हैं। अब देखिए, ये बात तो गई, तो पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, जब भी पॉइंट्स, देखिए अब वापिस आते हैं शुरुआत में, जो अब वापिस आते हैं किस पे, जो हमने शुरू में डिसाइड किया था कि जो 15 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के आप पॉइंट्स कैसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे आप वापिस समझ लीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के पॉइंट अपने स्ट्रक्चर से नोट करेंगे। जैसे आपने अगर स्ट्रक्चर बना लिया है व्यक्ति, समाज, इस तरीके से, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो व्यक्ति के तौर पे 2-3 पॉइंट सोच लेना है, समाज के तौर पे 2-3 पॉइंट सोच लेना है, परिवार के तौर पे 2-3 पॉइंट सोच लेना है, राष्ट्र के तौर पे सोच लेना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2-3 पॉइंट सोच लेना है। अगर आपने समाज के स्तर पर बनाया तो समाज हेडिंग डालिए, 2-3 पॉइंट सोच लीजिए, ठीक है। प्रशासनिक हेडिंग डालिए, 2-3 पॉइंट सोच लीजिए, आर्थिक हेडिंग डालिए, 2-3 पॉइंट सोच लीजिए, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। तो ये स्ट्रक्चरिंग के टाइम पे आप क्या स्ट्रक्चरिंग होगी, कैसे डिसाइड होगा कि आपने क्या सोचा है कि मैं आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या यूज करूंगा, इस तरीके से आगे बढ़ना है, व्यक्ति समाज, या फिर आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गई। अब दूसरी बात, स्ट्रक्चरिंग में एक और अच्छी चीज आप क्या कर सकते हैं, एक जो और अच्छी चीज है वो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका, देखिए बार बार बोला जाता है कि ऐसे शुड बी मल्टी डायमेंशनल, है ना, ये बात बार बार डिमांड की जाती है। आपने बार बार सुना होगा कि मल्टीपल डायमेंशंस ऐसे में होना चाहिए, बहुआयामी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, डायमेंशन। ये बात आप लोगों ने कई लोग के मुंह से सुनी होगी, कई टॉपर्स के मुंह से सुनी होगी, लेकिन वो लोग ये बताते नहीं कि बहुआयामी का मतलब क्या है, ठीक है, ये बात कोई नहीं बताता, बस सब लोग यही कहते हैं कि बहुआयामी होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ क्या बहुआयामी होना चाहिए। बहुआयामी का मतलब क्या है। एक तो जो हमने बात की, समाज, आर्थिक,
प्रशासनिक, ये एक बहुआयामी है, हमने बात की। व्यक्ति के तौर पे, प्रशासन के तौर पे ये बात की, वो भी बहुआयामी है, ये एक मल्टी डायमेंशनल है। एक और मल्टी डायमेंशनलिटी आती है, वो क्या आता है कि जो क्वेश्चन है वो आप समझ क्या रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक बार वापस मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये जैसे क्वेश्चन है, साइबर स्पेस एवं इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप। तो एक आपने सीधे यही पे चर्चा की कि अभिशाप वरदान, अभिशाप वरदान, अभिशाप वरदान, और कंक्लूजन दे दिया कि वरदान है, वरदान ही देना है। ये तो मैं डिसाइड कर दे रहा हूँ आपके लिए भी कि वरदान ही दीजिए, अभिशाप मत मानिए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनलिटी तो बीच में आ गई कि हमने आर्थिक सामाजिक के बताया। एक और मल्टी डायमेंशनलिटी क्या होती है कि आप शुरू में ही कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर दीजिए, उन क्वेश्चंस के आंसर दे लीजिए। और उन क्वेश्चंस को कैसे क्रिएट करना है कि आपको ये बताना है कि ठीक है, वरदान ऐसे लग रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन एक मान लीजिए मैंने क्रिएट किया कि क्या ये वरदान है या अभिशाप है। मतलब ये क्वेश्चन ये किया, क्या वरदान है या अभिशाप है। इन प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, है ना। अभी सब चीज़ें लिंक हो जाएंगी, आप बस धैर्य रख के टॉपिक वीडियो सुनते रहिए, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार मैं ये सोचूंगा कि क्या वरदान है, अभिशाप है। दूसरा मैं बोलूँगा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत में कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि भारत में साइबर स्पेस, तो आपको मैक्सिमम एग्जांपल कोशिश करना है कि वर्ल्ड लेवल पे देना है। हालांकि कुछ भारत के स्तर पर भी लिखिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि भारत में क्या किया जा रहा है वरदान बनाने के लिए। मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा कि भारत में वरदान बनाने हेतु क्या किया जा रहा है, ठीक है। हेतु क्या किया जा रहा है, ठीक है। अभिशाप है, अभिशाप बताया। अब मैं एक ये भी बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन ये भी उठा सकता हूं कि क्या किया जा सकता है कि अभिशाप खत्म हो जाए, अभिशाप खत्म हो। जैसे मैं बताऊंगा कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाओ। जैसे आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन ने बनाया था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम, ये बनाया था GDPR, उन्होंने लागू किया था। इसी तर्ज पे मैं भी बताऊंगा कि भाई श्री कृष्णा समिति ने बोला कि डेटा सुरक्षा संबंधी काम करो तो वो करो। डिजिटल डिवाइड सही से भारत में न दिख सके, डिजिटल डिवाइड कम से कम हो सके, इसके लिए डिजिटल इंडिया जैसे मिशन चलाओ, भारत नेट जैसे मिशन चलाओ, सबको उपलब्ध कराओ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, भाई साइबर स्पेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक जो कूटनीतिक जो मसला होगा वो क्या होगा कि भाई हमें साइबर स्पेस कमांड भी बनानी चाहिए, है ना। तो सुनते जाइएगा, तो हम कुछ सजेशन देंगे। तो एक मल्टी डायमेंशनलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि हम किस तरीके से मेन बॉडी अप्रोच कर रहे हैं। तो मेन बॉडी कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, है ना। अब तो देखिए, अब मैं वापस इसकी क्या करता हूँ, एक बार स्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ इतने डिस्कशन के बाद कि अब तक हमने क्या क्या सीखा। तो अब तक हमने सीखा कि हमें इंट्रोडक्शन पहले से कुछ चार्ट आउट कर लेना चाहिए। हालांकि अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। आप लोग ने अपना डिसाइड कर रखा होगा, लेकिन इतना समझ आएगा कि इंट्रोडक्शन कुछ लिखना है, पहले से मैं लिख लूंगा। पहले ही मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन लिख लूंगा। कंक्लूजन क्या है ये भी लिख लूंगा, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या लिखूंगा कि वरदान ही है, ये बात मानना है कि वरदान है, ठीक है। दीर्घकाल में वरदान है, ठीक। एक बात हमने ये डिस्कस कर ली कि मेन बॉडी में क्या क्या होगा, मेन बॉडी में कैसे कैसे पॉइंट होंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब होंगे। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन में और कैसे एडिशन होता है। तो जब आप इंट्रोडक्शन शुरू कीजिए और मेन बॉडी से पहले, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपका मेन बॉडी हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्रिएट किया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपके मेन बॉडी हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है, एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है। तो कुछ पैटर्न फिक्स कर लीजिए क्वेश्चन क्रिएट करने का। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि ये दीर्घकाल में वरदान है या अभिशाप है। पहला एक क्वेश्चन यही है कि क्या साइबर स्पेस या इंटरनेट दीर्घकाल में वरदान है या अभिशाप। एक क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन कह ही रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर दीजिए कि अभिशाप को कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए कि वैश्विक स्तर पे और भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। या तो इसको दूसरा नंबर कर लीजिए कि वैश्विक स्तर और भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं अभिशाप कम करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन कर लीजिए कि अभिशाप को कम कैसे करना है। और चौथा क्वेश्चन जो है कंक्लूजन, जो चौथा होगा वो कंक्लूजन ही होगा, और बताइए कि ये वरदान ही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आएगा कि इसका आंसर दूंगा मैं। तो ये तो प्रश्न की डिमांड है। ये दोनों पॉइंट मैंने अपने मन से नोट कर लिए कि भारत और वैश्विक स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ये वरदान बन सके, और कैसे, और जो चुनौतियां रह गई हैं जो भारत और वैश्विक स्तर पर ध्यान नहीं दी गई हैं उसका समाधान कैसे होगा। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर ली कि मैं क्वेश्चन इस फ्रेमवर्क में आगे बढ़ूंगा।
है ना। और उसी का मैंने आंसर लिख दिया तो हमारी मेन बॉडी कंप्लीट, है ना। और फिर सीधे मैंने कंक्लूज लिख दिया कि वरदान है। थोड़ा सा इसको समझाऊंगा कि हाँ देखिए हमने ऐसा डिस्कशन डिबेट किया और ये निकल के आता है कि ये वरदान ही है, ठीक है। इंटरनेट से पीछे नहीं हट सकते, जो चुनौतियाँ वो समाधान करनी ही पड़ेंगी और वरदान ही है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप देंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, स्टैंड लेना है आपको। अब एक बात बताता हूँ कि मैंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा और कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन के अलग अलग सबके तरीके, मैंने ऑलरेडी इस बात को डिस्कशन कर दिया। मैंने लिखा है बाबा के ढाबा की स्टोरी, है ना। बाबा के ढाबा की स्टोरी अभी बहुत ज़्यादा पर चर्चा में रही है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं स्टोरी से। स्टोरी में क्या करिए, दोनों पक्ष दिखाइए कि बाबा के ढाबा के लिए कैसे इंटरनेट अभिशाप था, ठीक है, और कैसे वरदान बन गया, दीर्घकाल में कैसे वरदान बन गया, ठीक, ये हो गया। अच्छा, जब स्टोरी से कोई चीज़ स्टार्ट करिए, आपने इंट्रोडक्शन स्टोरी से लिखा, ठीक है, तो और इंट्रोडक्शन स्टोरी से जो आपने लिखा तो वहीं पे आपने दिखाया कि बाबा के ढाबा के लिए शुरू में अभिशाप था, दीर्घकाल में वरदान बन गया। मैंने स्टोरी इस तरह से क्रिएट की, है ना। हालांकि एग्जैक्टली बाबा के ढाबा की स्टोरी बन नहीं रही है, थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से मिर्च मसाला यहाँ पर ऐड करके बाबा के ढाबा की स्टोरी बना दी। और मैंने बताया कि देखो उसके लिए शुरू में इंटरनेट अभिशाप था, वही इंटरनेट उसके लिए वरदान बन गया। अभी बताता हूँ कैसे किया ये काम, है ना। वरदान बन गया, ये चीज़ मैंने बताई। और फिर मैंने लिखा कि ये स्टोरी पढ़ के, देखिए मैंने एक स्टोरी बनाई, फिर मैंने लिखा ये स्टोरी पढ़ के, ये कहानी पढ़ के या कथा पढ़ के हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसके उत्तर देने आवश्यक हैं। वो हैं, पहला, क्या दीर्घकाल में इंटरनेट वरदान अभिशाप? दूसरा, वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं या भारत के स्तर पर? तीसरा, क्या उपाय किए जाएं, ठीक है, तीसरा क्या उपाय किया जाए। तो ये मैंने क्वेश्चन यही क्रिएट कर लिया, एक स्टोरी बताई, लिखा, इस स्टोरी को पढ़ के मन में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हम देने चलते हैं, ये बात की, ठीक है। स्टोरी लिखी, क्वेश्चन लिखा, इसके बाद एक काम आपको ये करना है कि इंटरनेट और साइबर स्पेस क्या है, थोड़ा सा इसका इतिहास अवश्य बताना है। इंटरनेट एंड साइबर स्पेस का कुछ इतिहास आपको अवश्य बताना है कि जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शुरू किया गया था। हालांकि मुझे पता है कि कंटेंट आपके दिमाग में बहुत होगा। देखिए ऐसे में मेन प्रॉब्लम ये आती है, अगर आपने GS 1, 2, 3 इवन प्री की तैयारी की है तो आपका कंटेंट की कमी तो नहीं होगी, आपको समझ में आ ही जा रहा होगा, आपके दिमाग में ज़्यादा पॉइंट होंगे। और मैं ज़्यादा कंटेंट इसलिए डिस्कशन भी नहीं करने वाला हूँ, कंटेंट डिस्कशन करूँगा तो आपकी ओरिजिनलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी आपकी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए मैं कंटेंट डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, है ना। ओरिजिनलिटी ऐसे में बना के रखना है। मैं बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं। तो एक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटरनेट और साइबर स्पेस, ये समझिए कि इंट्रोडक्शन में कुछ बताना ही आपको, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय से शुरू किया गया, है ना। कुछ बताइए कि अमेरिका ने लाया और किस तरीके से उसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। तो क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद ये काम आपको अवश्य करना है। मेन बॉडी में आपने लिख ही लिया, मेन बॉडी आपको सारी समझ में आ गई होगी कि मेन बॉडी कैसे अप्रोच करना है। कंक्लूजन आपको समझ में आएगा। कंक्लूजन में एक जो सजेशन है मेरा, कंक्लूजन लिखते समय बस एक बार स्टोरी जो आपने स्टार्ट की थी उससे कनेक्ट कर दीजिए कि जैसे ये बाबा के लिए, जो बाबा है, बाबा के ढाबा वाला, उसके लिए वरदान हुआ, वैसे ही यह दीर्घकाल में समस्त मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए दीर्घकाल में ये क्या होगा, वरदान होगा, दीर्घकाल में वरदान होगा। कुछ पॉइंट्स मैं वेज बता देता हूँ आपको, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। जैसे जो डिस्कशन में करना है आपको, एक पर्यावरणीय मुद्दा अवश्य उठाइएगा बीच में, ठीक है। इंटरनेट ने किस तरीके से पर्यावरणीय आंदोलन को जन्म दिया, ग्रेटा थनबर्ग को यूज़ करिए, है ना। लिखने का काम आप कर लेंगे, मुझे पता है, मैं बस एग्जांपल्स देते जा रहा हूँ, इनको यूज़ करिए, ठीक है। पेरिस समझौते के पालन में जैसे ग्रीन वॉच है, किस तरह की पहल की जा रही है जो अभिशाप की जगह वरदान बना रहा है, ठीक है, पहल, ये सब आप थोड़ा सा बताइए। साइबर स्पेस को बताइए। कूटनीतिक या राजनीतिक मामलों में आप कुछ चर्चा कर सकते हैं, इतिहास से ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि थियानमेन स्क्वायर जो चीन में हुआ था, थियानमेन स्क्वायर, वहाँ पर जो बीजिंग यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया था क्योंकि उस समय इंटरनेट का काल नहीं था। उस समय ये जो विरोध प्रदर्शन था, पूरी दुनिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। वर्तमान में वही चीन है, उतनी ही कट्टरता, इवन ज़्यादा कट्टर हो गया है चीन, ज़्यादा आक्रामक हो गया है, लेकिन हांगकांग और ताइवान को उतने आसानी से दबा नहीं पा रहा है। तो ये क्यों नहीं दबा पा रहा है, लोकतंत्र वहाँ पे क्यों नहीं समाप्त कर पा रहा है हांगकांग और ताइवान का इतना आसानी से? क्योंकि इंटरनेट और साइबर स्पेस ने वहाँ के लिए क्या किया है, वरदान बन के सामने आया है। पूरी दुनिया समझ रही है, पूरी दुनिया से विरोध हो रहा है, चीन के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से आपको 2-3 पॉइंट जो आप लोग शायद ना सोचे, शायद इन पक्षों पर आपका ध्यान ना आए, तो मैं वो चीज़ें आपके चर्चा कर रहा हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स में आर्थिक रूप से आप क्या करेंगे, बताएंगे कि देखिए कोविड-19, ये जरूर एग्जाम्पल में आना चाहिए कि कोविड-19 के दौरान किस तरह से जो वर्क फ्रॉम होम है वो दिख रहा है कि यार इंटरनेट वरदान है
है ना। वर्क फ्रॉम होम वरदान है, क्यों? इससे लागत भी कम हुई है और आय भी बढ़ा है। जैसे मैं बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं, पहले बेंगलोर रहते थे और महीने का किराया 30,000 के करीब देते थे। इनकम 1-1.5 लाख मान लीजिए उनकी जो थी, जैसे जो जॉब की प्लेसमेंट की जितनी जॉब थी, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए सपोज इनकम थी, तो 30,000 तो किराया भर देते थे, है ना। अभी क्या, वर्क फ्रॉम होम है, इनकम उतनी मिल रही है, तो ये 30,000 किराया तो सीधा सीधा बच गया। जो उनके खुद के खर्चे थे सीधे अपने अपने घर पहुंच गए, वहाँ से काम उतना ही कर रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। तो आप ये बात सीधे बता सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जैसे जो नए बिजनेस मॉडल है वो कैसे इंटरनेट और साइबर स्पेस ने बढ़ावा दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप जरूर सोचना, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने लिखा है कि कुछ मैंने ग्राम स्वराज योजना, ई गवर्नेंस की जो पहले हैं उनको भी डिस्कशन किया है, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, जो ये है जो मैंने इसका आंसर लिखा है, ठीक है, जो क्योंकि डिस्कशन फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा क्वेश्चन ही डिस्कशन करने लगूंगा, तो मैं इसका जो आंसर मैंने लिखा है मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो सुनने के बाद देख लेंगे तो आपको क्लियर थोड़ी सी डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, है ना। इंट्रोडक्शन का जो स्टोरी है वो मैं दिखा लेता हूँ, है ना, वो बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन की जो स्टोरी है वो एक बार देख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा, मैंने देखिए कैसे इसको कनेक्ट किया कि दोनों चीज़ें मैंने दोनों पक्ष इंट्रोडक्शन में ही बताए, दोनों पक्ष इंट्रोडक्शन नहीं बताए। तो ठीक है, इसके लिए मैं अपनी कॉपी एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या लिखा। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, हाल में ही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे कुछ लिखा है स्टोरी कि दिल्ली के मालवीय नगर में एक दंपत्ति थे, कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी, और वो अपनी व्यथा सुनाते सुनाते रो पड़े थे, है ना। थोड़ा सा ऐसे इमोशनल, आप समझिए इमोशनल इंट्रोडक्शन शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कि बाबा की स्टोरी, या फिर आप सीधे बाबा नाम लिख सकते हैं, कांता प्रसाद बादामी देवी मत लिखिए, सीधे बाबा लिखिए कि दिल्ली के मालवीय नगर वाले बाबा एक वीडियो में रो पड़े थे अपनी व्यथा सुनाते सुनाते। उनकी व्यथा क्या थी ना, व्यथा को क्या करिए आप जोड़ दीजिए कि किस तरीके से इंटरनेट ने व्यथा उत्पन्न की, इसको जोड़ दीजिए, किस तरीके से इंटरनेट ने ये व्यथा उत्पन्न की, है ना, उसको जोड़ दीजिए। एक मिनट, ठीक है। तो इसको बताइए कि किस तरीके से इंटरनेट ने ये व्यथा उत्पन्न की। फिर बताइए इसी का समाधान भी इंटरनेट ने कैसे दिया, वरदान बन गया है। तो मैंने पहले बताया कि अभिशाप बन गया इंटरनेट इनके लिए, फिर मैंने बताया कि इंटरनेट इनके लिए वरदान बन के भी सामने आ गया। दो चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ही बता देनी है, ठीक है, दो चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ही बता देनी है। अब देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने बताया, अब जबरदस्ती जोड़ा है, इस बात को समझिएगा, जबरदस्ती जोड़ा है। मैंने कहा कि भाई इंटरनेट, मैंने शुरू में बताया कि इंटरनेट इनके लिए अभिशाप बन के आया, है ना, इंटरनेट इनके लिए अभिशाप बन गया। और इसने क्या किया भाई, कोरोना महामारी फैली हुई थी, इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, कोरोना महामारी फैली हुई थी, ठीक है, सब लोग हाइजीन और इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे थे, कोई बाहर निकल नहीं रहे थे, ठीक है। तो जो इसके पहले जो बाबा थे, इनका व्यापार अच्छा खासा होता था, रोज 1-1.5 हज़ार रुपये का सामान बेच पाते थे, लोग आते थे इनके यहाँ, है ना, आते थे, खाते थे, बैठते थे, डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे, ये सब काम करते थे, और बाबा की व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, 1-1.5 हज़ार का व्यापार चल रहा था। कोरोना महामारी के दौरान क्या हुआ कि भाई व्यापार एकदम ठप हुआ। जब व्यापार शुरू भी हुआ, लॉकडाउन थोड़ा खत्म हुआ, जब व्यापार शुरू भी हुआ, तो जो जोमेटो है, स्विगी है, इनका व्यापार अच्छा चला, जबकि बाबा का व्यापार ठप हो गया पूरी तरीके से। कारण क्या था, इन दोनों में गैप क्या था, इंटरनेट का गैप था। जो लोग हैं, जो लोग भाई सीधी बात है, हाइजीन और इन चीज़ों का जो लोग ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट भी बार-बार कह रही है, तो अब ये सी बात है, ढाबा में आके बहुत कम लोग फिर खाएंगे, है ना। वो लोग क्या करेंगे, घर पे बैठे बैठे बड़े बड़े होटल्स जब उतने ही प्राइस में, डिस्काउंट में आपको सामान दे दे रहे हैं, तो आप बाबा के ढाबा में क्यों जाएंगे खाना खाने। तो इस कारण से मैंने बताया कि इनके लिए अभिशाप बन के आया और इनकी आजीविका पर ही संकट उत्पन्न हो गया इंटरनेट, क्योंकि इन कंपनियों और ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट इनके यहाँ क्योंकि नहीं था, बाबा के पास इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट इनके लिए अभिशाप बन के सामने आया। लेकिन फिर मैंने बताया दीर्घकाल में यही इंटरनेट इनके लिए वरदान भी बन गया। ये बात मैंने बताई कि दीर्घकाल में यही वरदान बन गया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है कि दीर्घकाल में अभिशाप या वरदान। तो मैंने कहा देखो, अभी तो लगा अभिशाप है, दीर्घकाल में ये वरदान बन गया है। कैसे, वही जो वीडियो वायरल हुआ है ना, वीडियो वायरल हुआ तो इससे क्या हुआ, इनकी दुकान पे पूरी तरह से भीड़ लग गई। स्विगी जोमेटो वालों ने इनको अपना पूरे अकाउंट कर लिए, जो भी चीज़ें हैं अलग अलग जगह से, पूरी दुनिया से इनको डोनेशन मिले, पूरी दुनिया से, और इनकी जो बिक्री है वो अचानक से पूरी तरह से बढ़ गई और लाइफ में चेंज आ गया। और बाबा कहते हैं कि इंटरनेट ने उनकी दुनिया परिवर्तित कर दी। तो ऐसे बोलिए, बाबा ने भले से नहीं कहा हो,
है ना, बाबा ने नहीं कहा हो, उस एग्जामिनर को ये थोड़ा ना पता कि बाबा ने क्या क्या बोला था। बाबा इतने कोई बड़े दार्शनिक तो है नहीं, तो अपने मन से आप बताइए कि बाबा ने कहा कि भाई इंटरनेट ने तो सही में बहुत बड़ा कमाल कर दिया मेरे लिए, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाता। इस तरीके से इंटरनेट और साइबर स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेन बॉडी में साइबर वॉरफेयर जो मैंने और जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को अवश्य लिखिएगा। मैंने पूरी चीज़ें लगभग डिस्कशन की है, मैं कोशिश करूँगा कि हालांकि जो मैंने जो इसका मैंने लिखा है उत्तर, उसमें खुद की कॉपी चेक की है खुद से, तो मैंने क्या किया उसमें थोड़ी सी गंदगी कर दी है, मतलब थोड़ा सा गोश्त दिया इधर उधर किनारे। मैं कोशिश करूंगा कि ये भी आपको खैर समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा देखने में गंदा लग रहा है क्योंकि मेरे पास भी अभी टाइम लिमिटेड है, मैं वापस उसको फेयर तो नहीं कर सकता। तो अगर आपको चाहिए होगा वही चीज़ है ना, जो रफ स्केच है जो चाहिए होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं वो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरिंग आपको प्रॉपर समझ में आ गई, क्या लिखना है कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर इसी के साथ, और हमारे प्रोग्राम्स के साथ आप जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी हिंदी आपके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। और हिंदी मीडियम में तो ऐसा प्रयास और इतना ही सस्टेनेबल प्रयास आज तक किसी के द्वारा नहीं किया गया, और एज अ टीम हम लोग बहुत ही बड़ा करने वाले हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ें सामने लेके आने वाले हैं। इवन जीएस के कोर्सेज जो भी हैं, समय के साथ साथ आपको सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी हिंदी अवश्य प्रोवाइड करेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।